हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है दृढ़ पिंडों की गतिकी एवं घूर्णन गति, यानी डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड रोटेशनल मोशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि आपने पिछले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो पिछले चैप्टर था आपका फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो घर्षण की जो थ्योरी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। और लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें आपने उस चैप्टर से संबंधित सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स किए। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी नोट्स बना लिए होंगे साथ साथ। तो नहीं बनाए हैं तो उनको साथ साथ बनाते चलें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ऐसे भी आपके साथी होंगे जो पहली बार आज लेक्चर देख रहे होंगे, तो जल्दी से उन सभी को आप ज्वाइन कराएं ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। पुराने जो लेक्चर हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट वाइज जो लिस्ट बनी हुई है उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, तो वो भी आप उनको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है दृढ़ पिंडों की गतिकी एवं घूर्णन गति। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मानिए कि इसके अंदर से कम 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि लगभग 8 नंबर का कम से कम इसमें से आएगा, यानी एक 5 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, 8 नंबर अकेले इस चैप्टर से आएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से करें, साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते चलें। न्यूमेरिकल भी मैं आपको पूरी तरह से बहुत अच्छे से सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आप इस चैप्टर में परफेक्ट हो जाएं और 8 के 8 नंबर आप इस चैप्टर से लेकर के ही आएँ। ठीक है, तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, आप इस चैप्टर को मेरे साथ साथ करते चलें और फिर देखिए आप कमाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दृढ़ पिंडों की गतिकी एवं घूर्णन गति यानी डायनेमिक्स। हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? डायनेमिक्स पढ़नी है रिजिड बॉडी की और रोटेशनल मोशन पढ़ना है कि रोटेशनल मोशन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि नाम आया है इसके अंदर रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड, तो ये दृढ़ पिंड होता क्या है? सबसे पहले इसी को समझना है कि रिजिड बॉडी है क्या, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी हम बात करेंगे, जितने भी फॉर्मूले निकालेंगे या जितने भी फॉर्मूले ड्राइव करेंगे वो सभी रिजिड बॉडी के लिए होंगे। ठीक है, अगर बॉडी रिजिड नहीं है तो इस चैप्टर के जो फॉर्मूले हम निकाल रहे हैं वो उन ऐसी किसी भी पिंड या किसी भी बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो रिजिड नहीं है। तो इसलिए हम रिजिड बॉडी को समझेंगे पहले क्या है। तो रिजिड बॉडी है कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी ऐसा पिंड जिसके ऊपर अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगा दें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है मान लेते हैं, इस पर हमने फोर्स लगाई तो इसके जो पार्टिकल हैं इनमें किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा कोई बॉडी हो जिसके पार्टिकल में फोर्स लगाने पर कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उस ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। ठीक है, ऐसी सारी बॉडी दृढ़ पिंड कहलाती हैं यानी रिजिड बॉडी कहलाती हैं। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात है कि रिजिड बॉडी क्या है। चलिए तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपने समझ लिया कि दृढ़ पिंड क्या चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट अब शुरू होता है नेक्स्ट पॉइंट, रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या है? आपने इससे पहले कुछ टाइप के मोशन पढ़ लिए हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ लिया है। उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन की यानी वृत्तीय गति, जिसमें एक पॉइंट है उसके चारों तरफ वो बॉडी सर्किल में चलती रहती है। उसमें भी 2 पढ़े थे आपने, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल और एक वर्टिकल सर्किल। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। अब एक नई टाइप की गति आई है जिसका नाम है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, कई बार ऐसा लगता है कि दोनों चीज सेम है। ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, डिफरेंस समझे आप। सर्कुलर मोशन किसी एक पॉइंट जो एक्सटर्नल है उस बॉडी का पॉइंट नहीं है। ठीक है, उस बॉडी का पॉइंट नहीं है, बाहर कोई पॉइंट है, उसके चारों तरफ
कोई बॉडी अगर घूमती है सर्किल में तो वो वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। और कोई बॉडी अपने ही एक्सिस पर, जो उसका अक्ष है, कोई भी एक अक्ष मान लेते हैं कि कोई भी एक अक्ष ले लिया, तो उसके चारों तरफ अगर कोई बॉडी घूमती है तो उसको हम कहते हैं घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसका और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे लट्टू होता है, ठीक है, वो घूमता है, अपने एक्सिस पर घूमता है, वो रोटेशनल मोशन हो गया। अर्थ, अब मैं आपको सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का एक साथ एग्जांपल बताता हूं। अर्थ, जैसे मैंने बोला था अभी, अर्थ के अंदर दो तरह के मोशन है। एक होता है जिसको हम, जो सन के चारों तरफ लगाती है, ठीक है, उस हालांकि इलिप्टिकल है लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं चलिए कि सर्कुलर है, तो वो जो लगा रही है वो है सर्कुलर मोशन, ठीक। लेकिन साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है अर्थ, ठीक है, इस तरह से। तो जो अपनी एक्सिस पर घूम रही है वो है घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की, ठीक है। अब जितनी भी बातें होंगी इस चैप्टर के अंदर रोटेशनल मोशन की होंगी। रोटेशनल मोशन में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सब एक साथ घूमते रहते हैं, ठीक है, सभी उस एक्सिस के अबाउट मूव करते रहते हैं। चलिए, ये हुई घूर्णन गति की बात। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आता है पुराना एक टॉपिक है जो आपने पढ़ा है लेकिन उसको अब समझना जरूरी है क्योंकि उसकी भी इसमें यूज होगा। उसका नाम है बल आघूर्ण यानी टॉर्क। बल आघूर्ण ये आपने हाई स्कूल लेवल पर पढ़ लिया होगा जरूर। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण वैसे तो आप जानते हो कि क्या है, बहुत से इसकी डेफिनेशन अलग तरीके से बताते हैं। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर ये एक फोर्स लग रही है, ठीक है, और ये d डिस्टेंस है मान लेते हैं यहां से। तो किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा करके, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा करके, मान लेते हैं ये बॉडी है, इसके ऊपर हमने ये फोर्स लगाई और इसको इस एक्सिस के चारों तरफ घुमा दिया, ठीक है। इसको समझें कि यहां पर हमने एक फोर्स लगाई, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने से क्या हुआ कि इसका जो एक एक्सिस फिक्स था, इसका ये कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लिया जिसको हम एक्सिस कहेंगे अब, या अक्ष, ठीक है। इसका एक अक्ष फिक्स किया और इसको फोर्स लगाई, तो क्या हुआ, इस अक्ष के चारों तरफ इसकी घूमने की एक प्रवृत्ति बन गई, इसकी एक टेंडेंसी डेवलप हो गई, ठीक है। तो ये जो प्रवृत्ति बनी, ये जो प्रवृत्ति है इस अक्ष के चारों तरफ घूमने की, इस फोर्स को लगाने से, इसी को हम कहते हैं टॉर्क, ठीक। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हुआ टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अगर इसको आप d माना है तो d ले लीजिए, r माना है तो r ले लीजिए। चलिए r ले लेते हैं, तो इसको भी r लेना पड़ेगा, r, ठीक है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स और ये टॉर्क। ये क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक एग्जाम्पल है, क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल भी है ये, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो यहां से हमें पता लगा कि बलाघूर्ण क्या है। बलाघूर्ण एक टेंडेंसी है, ठीक है, जो उसके एक्सिस के चारों तरफ घूमने की होती है फोर्स लगाने के बाद। चलिए, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके एक दो एग्जाम्पल मैं बात बताता हूं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि टॉर्क है क्या, किस तरह की चीज है। मान लेते हैं जैसे गेट है, आपने गेट खोला, तो गेट खोलने के लिए या गेट को खोलने के लिए कैसे, कहां पर हम फोर्स लगाते हैं। मान लेते हैं कि ये एक गेट है, ठीक है, ये इसके फिक्स पॉइंट है, ये वाला। तो हैंडल कहाँ लगाते हैं हम? हैंडल को यहाँ पे लगाया जाता है, हैंडल यहाँ लगाते हैं, और इस हैंडल को यहाँ थोड़ी लगाते हैं, इस जगह थोड़ी लगाया जाता है, इसको लगाया तो यहाँ पे जाता है। क्यों लगाया जाता है यहाँ पर? क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स कि फोर्स कम लगाना पड़े, फोर्स कम से कम लगाना पड़े। तो अब देखो, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि इसको खोलने के लिए, किसी भी गेट को खोलने के लिए, खोलने का मतलब इसको मूव करने के लिए, इस एक्सिस के चारों तरफ मूव करेगा ये, तो इसके चारों तरफ मूव करने के लिए हमें कुछ टॉर्क चाहिए, ठीक है, कि कुछ बलाघूर्ण चाहिए। तो बलाघूर्ण जो चाहिए मान लेते हैं वो 10 न्यूटन मीटर चाहिए फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है। अब 10 न्यूटन मीटर कई तरह से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, इसको हम टॉ इज इक्वल टू ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं कि 10 इंटू 1। दूसरा, इसको ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं 2 इंटू 5। एक ऐसे प्राप्त कर सकते हैं 5 इंटू 2। और एक ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं टॉ इज इक्वल टू 1 इंटू 10। यहाँ पर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम सभी, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी मेथड से हम गेट को खोलें, हर मेथड से गेट खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? क्योंकि हर मेथड में हमें 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल पा रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल पा रहा है, इसका मतलब सभी से खुल जाएगा। लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा होगा? जिसमें हमें फोर्स कम लगानी पड़े। और फोर्स कहाँ पर कम लगानी पड़ रही है? यहाँ पर, इसमें फोर्स कम लगानी पड़ रही है 1, इसलिए ये बेस्ट मेथड होगा। यही कारण है कि जो हैंडल है वो जो घूर्णन अक्ष होता है उससे दूर लगाया जाता है ताकि फोर्स कम लगानी पड़े। आई थिंक अब और ज़्यादा क्लियर हो गई होगी ये चीज़। ठीक है, तो ये था आपका बलागुण। नेक्स्ट, इसके बाद ये छोटा सा पुराना टॉपिक था। अब एक टॉपिक और है, वो भी थोड़ा छोटा सा पुराना ही है, जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण आपने पढ़ लिया था वैसे पहले, लेकिन फिर से हम देखते हैं। कोणीय त्वरण क्या है कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको जल्दी से बता देते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी थी? ω2 माइनस ω1 बाई T2 माइनस T1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी या डी ओमेगा बाई डी टी। अगर हम इंस्टेंटेनियस ले लें तो डी ओमेगा बाई डी टी पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसके बाद जल्दी जल्दी से जो सिंपल से टॉपिक है उनको जल्दी जल्दी करते हैं, और जो थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको हम उसी स्पीड से करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। नेक्स्ट है इनर्शिया। इनर्शिया यानी जिसको हम कहते हैं जड़त्व। एंड चलो एक एक करके लेते हैं पहले। जड़त्व यानी इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक तरह की प्रॉपर्टी है, गुण है, किसी वस्तु का गुण है। कौन सा गुण है? जिस गुण के कारण वो अपनी जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहती है। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हो रहा है उसी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व। तो ये जो जड़त्व है, एक फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप बस में बैठे हो, ठीक है, अचानक से जैसे ही बस चलती है, रुकी हुई बस चलती है, तो क्या होता है? आपकी बॉडी पीछे की तरफ को चलती है। पीछे की तरफ को ऐसे चली जाती है। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है कि आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट में थी, बस को मोशन में लाए हम, तो बॉडी चाहती है कि मुझे मोशन में नहीं आना है। तो क्या होगा? किस कारण से? जड़त्व के कारण। तो बॉडी पीछे की तरफ को चली जाएगी, बस आगे को निकल जाएगी, लेकिन वो क्षणिक ही होता है, उसके बाद वो बॉडी भी मोशन में आ जाती है। तो ये जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक इसी तरह से जब बस चलती हुई बस रुकती है तब भी ऐसा होता है, तब आगे की तरफ को झुकते हैं क्योंकि बॉडी मोशन में है आगे की तरफ को। ठीक है, उससे क्या हुआ?
बस तो रुक गई लेकिन बॉडी नहीं रुकी है, तो उससे क्या होता है कि जड़त्व के कारण बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है। तो ये भी वही प्रॉपर्टी है जिसके कारण हमारी बॉडी आगे की तरफ को मूव करते रहना चाहती है। और थोड़ी हंसी की बात अगर कहें तो ये है कि बहुत सारे जो ये कहते हैं कि मेरी को पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, रीजन क्या है वहाँ पर भी कि उनकी टेंडेंसी डेवलप हो गई है एक इस तरह की, यही है ये जो इनर्शिया है, जड़त्व, यही है वो जो आपको नहीं पढ़ने दे रही, ठीक है, जड़त्व के कारण। क्योंकि आप जिस पोजीशन में थे, मान लेते हैं कि मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, तो क्या होगा इस जड़त्व के कारण, इस जड़त्व के कारण क्या होगा कि मैं उसी अवस्था में रहना चाहूँगा, यानी मैं चाहूँगा कि मुझे पढ़ना ना पड़े, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इससे हमें दूर, इसको हटाना है, अगर हमें कुछ अच्छे से करना है, पढ़ना है, तो इससे बच के रहना होगा इनर्शिया से। लेकिन बहुत ज़्यादा आप नहीं बच सकते, इसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं बस, ठीक है। तो ये जड़त्व है। इसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है, यानी घूर्णन गति में होती है, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो मूव करते रहते हैं, और अगर उनको रोका जाए तो आसानी से नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है जड़त्व के कारण, ठीक है। इस जड़त्व के कारण उनकी टेंडेंसी है कि वो उसी अवस्था में रहना चाहेंगे जिस अवस्था में हैं। तो अगर वहाँ पर हम ये कैलकुलेट करें कि कितना टेंडेंसी है उनकी, मूवमेंट की कितनी टेंडेंसी है, तो उसको हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, इसको आई से डिनोट करते हैं। अब आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझें आप। मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, अब कोई भी बॉडी होगी रोटेशनल मोशन में होगी, तो उसका कोई ना कोई तो एक अक्ष होगा, जिसको हम क्या कहेंगे आज से, घूर्णन अक्ष, ठीक है। उसको हम घूर्णन अक्ष या एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे, ठीक है। ये घूर्णन अक्ष या एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके चारों तरफ वो बॉडी घूमेगी, रोटेशनल मोशन हो रहा है चूंकि, ठीक है। तो ये मान लेते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी घूर्णन अक्ष है। अब इसके अंदर बहुत सारे मान लेते हैं पार्टिकल्स हैं, ठीक। ये पार्टिकल है जिसका मास m1 है यहाँ पर, और इसका जो डिस्टेंस है घूर्णन अक्ष से r1 है। यहाँ पर m2 है जिसका घूर्णन अक्ष से दूरी r2 है, ये r3, मास m3, m4, r4 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल हैं इनके अंदर जिनके हमें मास और उनकी घूर्णन अक्ष से दूरी पता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण निकालने का मेथड सिंपल है कि किसी भी पार्टिकल के मास और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के स्क्वायर का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण क्या कहलाता है, पार्टिकल के मास और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी का के स्क्वायर का गुणनफल, यानी आई अगर हम लें तो क्या होगा, ये m1 r1 स्क्वायर, ठीक है। ये पहले पार्टिकल का हो गया। दूसरे पार्टिकल का लें तो कितना हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। और पूरी बॉडी का जो जड़त्व आघूर्ण निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इन सबको ऐड कर दिया जाए, इतने पार्टिकल हैं तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और उनको यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसको हम क्या लिखते हो आप, इसको ऐसे भी तो लिख लेते हो, सिग्मा एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू, ये बन गया आपका आई का फॉर्मूला, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा जड़त्व आघूर्ण निकालने का तरीका हो गया आपके पास, आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो सिग्मा एम आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, ये जड़त्व आघूर्ण हो गया। इसके बाद आपका आता है रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी घूर्णन त्रिज्या। रेडियस ऑफ गायरेशन,
देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको समझें क्या है ये रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या चीज है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। अभी हमने मेथड पढ़ा कि जिसमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। वो ऐसे निकालते हैं कि उस बॉडी के जितनी भी पार्टिकल हैं उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें अलग अलग और उनको ऐड कर दें, तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता है। ठीक है, अब आपको क्या है कि पूरी बॉडी का मास दिया हुआ है, मान लेते हैं कि वो m है, पूरी बॉडी का मास m। ठीक है, अगर इस पूरी बॉडी के मास को हम एक सेंटर पर केंद्रित मान लें, कहीं पर एक पॉइंट पर केंद्रित मान लें, ठीक है, और उस पॉइंट की घूर्णन अक्ष से इतनी दूरी हो कि उसके स्क्वायर की मल्टीप्लाई, मान लेते हैं कि वो k है, उसके स्क्वायर की मल्टीप्लाई उस मास से कर देने पर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आए। एक बार और सुन लें कि किसी बॉडी का जो मास है किसी एक पॉइंट पर केंद्रित मान लें और उस पॉइंट की घूर्णन अक्ष से इतनी दूरी हो कि उस दूरी के स्क्वायर की मल्टीप्लाई उस बॉडी के मास से कर देने पर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए, तो उस दूरी को हम कहते हैं घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहां से अगर हम k निकालें तो ये होगा I/m अंडर रूट में। ठीक है, यहां पर k है घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया आपका घूर्णन त्रिज्या। नेक्स्ट इसके बाद आता है, अब रिलेशन स्टार्ट होती हैं, यानी छोटी छोटी रिलेशन है। आपको बड़े मज़ेदार तरीके से मैं बताऊंगा, आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ आपको ध्यान है पहले से ही, उन्हीं के बेस पर आपके सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। ठीक है, तो पहला है जड़ता गुण तथा बल आघूर्ण। यस, जड़ता गुण तथा बल आघूर्ण में संबंध। ठीक है, यानी रिलेशन निकालनी है आपको, एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिसके अंदर बलागुण और जड़तागुण दोनों एक साथ आ जाएं। ठीक है, बलागुण और जड़तागुण दोनों एक साथ आ जाएं, तो बहुत आसान है। इसको शॉर्ट में समझे पहले आप, शॉर्टकट इसका। टॉ इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये बात, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स को आपने लेट कर लिया। सबसे पहले तो इसके अंदर ये मानेंगे हम कि, चलिए पहले में मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम ये ऑटोमेटिक मान के चलेंगे कि माना कोई पिंड घूर्णन गति में है, घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, जिसके कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3 एंड सो ऑन, जबकि उनकी घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी, r1, r2, r3 एंड सो ऑन है। ठीक है, ये मान लेंगे अब हर बार ये मानेंगे हम कि कोई, मान लेते कोई बॉडी है वो घूर्णन गति कर रही है किसी घूर्णन अक्ष के परितः, जिसके कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन है, जबकि उनकी घूर्णन अक्ष से दूरी r1, r2, r3 एंड सो ऑन है। ठीक है, तब आपने मान लिया, अब शुरू करते हैं इसको। इसमें आपको पता है कि टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर होता है, फोर्स। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। ठीक है,
अब मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, तो मास तो आपने यहाँ पे मान लिया है, अब क्या रह गया, ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, आर इंटू एल्फा। चूंकि घूर्णन गति है तो कोणीय त्वरण होगा यहाँ पर जरूर। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसको, कि मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो घूर्णन गति कर रही है, उसके मास ये हैं और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरियां ये हैं। तब पहले पॉइंट के लिए कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कि पहले पॉइंट के लिए जब घूर्णन गति करती है तो ध्यान रहे कि एल्फा कांस्टेंट रहता है और जो उसका रेखीय त्वरण है वो लगातार बदलता रहता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, इसलिए ए बदलता रहेगा जबकि एल्फा कांस्टेंट रहेगा। तब पहले पार्टिकल के लिए क्या करेंगे, A1 इज इक्वल टू R1 एल्फा। ठीक है, अब जब उसके अंदर एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो वो किस कारण से होगा, फोर्स लग रही होगी इस कारण से। तो फोर्स कितनी लगेगी, अगर हम इसको स्टार्ट करें, F1 इज इक्वल टू कितना होगा, M1 A1 M की वैल्यू M1 A1 की वैल्यू कितनी, R1 एल्फा, और फोर्स लग रही है तो फिर इसका मतलब टॉर्क भी लग रहा होगा। तो टॉर्क कितना होगा, F1 इंटू R1 इज इक्वल टू M1 R1 इंटू एल्फा, और एक R1 ये है तो स्क्वायर हो गया। तो पहले पार्टिकल के लिए हमारा टॉर्क निकल के आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो बाकी पार्टिकल है उनके लिए निकाल लेते हैं, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखेंगे इसी प्रकार अन्य कणों के लिए कितना हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर एल्फा, M3 R3 स्क्वायर एल्फा एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से होता चला जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको तो टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सो ऑन, ये होगा। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना, M1 R1 स्क्वायर एल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर एल्फा प्लस एंड सो ऑन। इसमें से आप देख रहे हैं कि अल्फा कॉमन आ रहा है हमारा, तो अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन, अल्फा कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा MR स्क्वायर और इंटू एल्फा। ठीक, और इसको तो आप क्या लिखते थे, आई, वेरी गुड। तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू एल्फा। ये आ गई रिलेशन निकल के, देखो आई एल्फा जड़ता गुण बला गुण, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। याद क्या रखना पड़ा आपको, मात्र ये, और ये तो याद पहले से ही था कि टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर होता है। ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, ये पता था, और ए इक्वल टू आर एल्फा होता है, ये पता था। मात्र इसके पता होने से आप पूरा डेरिवेशन बड़ी आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला डेरिवेशन, या पहला फॉर्मूला इसका जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक, इसके बाद आता है, नेक्स्ट करते हैं घूर्णन गति। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, घूर्णन गतिज ऊर्जा। ये पेन में फिर गड़बड़ है, इसका मतलब आज पेन चेंज कर लेते हैं, ये बार बार नहीं तो परेशान करेगा। पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद आपका घूर्णन गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये भी ऐसे निकल जाएगी, बहुत आसानी से निकल जाएगी। जैसे अभी अभी आपने एक पॉइंट सीखा इससे पहले वाला, तो इसको भी ऐसे ही मान लेते हैं कि माना कोई बॉडी है जो रोटेशनल मोशन में, जिसके अंदर पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनके मास M1 M2 M3 M4 और उनके एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 है। तब पहले पार्टिकल के लिए इसको भी कैसे याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। ये जो मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको, ये याद रखने का तरीका है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। m तो आप मान चुके हैं
कि उसके अंदर पार्टिकल के मास m1 m2 m3 है, v नहीं माना है, तो v इज इक्वल टू लिख लेते हैं, v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा। ठीक है, तो कोई भी घूर्णन गति करने वाली जो बॉडी है उसका कोणीय वेग कांस्टेंट रहता है उसके पार्टिकल का, जबकि रेखीय वेग लगातार बदलता रहता है। तब पहले पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी k1 कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये वैल्यू रख दें तो कितना होगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बड़ी आसानी से पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ये। बस इसी प्रकार पहले अन्य की निकालने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार लिख दें, इसी प्रकार अन्य पार्टिकल की कितनी होगी, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमा हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। आपको तो लेकिन टोटल निकालनी है, तो k इज इक्वल टू कितना होगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 एंड सो ऑन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाफ भी कॉमन आ रहा है, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है ही, इसको आप सिग्मा एम आर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और सिग्मा एम आर स्क्वायर को क्या लिखते हो आप, बिल्कुल सही है आई, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी देखो कितनी बड़ी आसानी से निकल के आ गया, बहुत आसानी से। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, सारे डेरिवेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे और आपको लगेगा कि ये तो हमारे नंबर श्योर आने हैं, पक्का है। तो बहुत आसानी से आपके सारे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद फॉर्मूलेस में हो थोड़े से इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं, चैप्टर चाहे कैसा भी हो लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। बस मेरी एक ही इसमें सलाह है आप लोगों को कि फॉर्मूले चूँकि इसमें थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे तो फॉर्मूले आपको सारे एक साथ याद रखने होंगे। अभी एक इसका और एक पॉइंट आने वाला है, वो जब पॉइंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर्मूले वहाँ उस पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो फिर आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है घूर्णन गति में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। तो वर्क डन इन रोटेशनल मोशन कैसे निकालें, इसको समझे आप, बहुत सिंपल सा है। वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल सा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात करें dw, तो ये क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिया जाए, क्योंकि स्मॉल वर्क है तो इस डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल ही होना चाहिए। ठीक है, बस यहीं से हम इसको निकालना स्टार्ट कर देंगे। ds की वैल्यू निकालते हैं। ds की वैल्यू कैसे निकालें, आपको पता है कि d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r होता है, याद आया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, डी कर दिया तो डी एस अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से डी एस की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगी एफ आर डी थीटा, एफ आर डी थीटा। ठीक, इसको आप ऐसे लिख लें। अब यहाँ पर और एक और बात कि ये जो ये है एफ इंटू आर, ये क्या हुआ, क्योंकि एफ इंटू आर इज इक्वल टू होता है टॉ, तो इसको क्या लिखेंगे, टॉ डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। तो बड़ी आसानी से देखो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इस तरह से बहुत आसानी से निकलते चले जाएंगे सभी फॉर्मूले। नेक्स्ट है घूर्णन गति में शक्ति, पावर इन रोटेशनल मोशन। पावर इन रोटेशनल मोशन। ठीक है,
पावर इन रोटेशनल मोशन। तो पावर इन रोटेशनल मोशन कैसे निकाला जाए, ये भी बहुत सिंपल है। पावर का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और डी डब्ल्यू की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है कितनी, टॉ डी थीटा, टॉ इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, याद आ गया होगा ओमेगा। तो P इज इक्वल टू टॉ इंटू ओमेगा, ये आपका पावर निकल के आ गई। तो बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ये बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहां से थोड़ा आपका ट्विस्ट स्टार्ट होता है और कंसेप्ट जिसको हमें समझना चाहिए अच्छे से, इस तरह की चीज स्टार्ट होती है। किसी लुढ़कती वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा, वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा, ठीक है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी, रोल करने वाली जो बॉडी है, ठीक है। यहां पे ध्यान रहे कि रोल करके आएगी बॉडी, स्लिप करके नहीं आएगी। यहां पे ध्यान रखना है, रोल करके आएगी बॉडी, ठीक है, स्लिप करके नहीं। स्लिप का मतलब क्या होता है कि स्लिप हुई, ये इस तरह स्लिप हो रही है, और रोल ये जो रोल करके आ रही है इस तरीके से, देख पा रहे होंगे, ये रोल करके जो आ रही है। और स्लिप मीन्स ये स्लिप इस तरह से, स्लिप नहीं करनी चाहिए, रोल करनी चाहिए। तो रोल अगर करती है बॉडी तब उसकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो के टोटल आपको निकालना है, मान लेते हैं के टोटल। अब यहां पे ध्यान देने की बात है कि जब कोई बॉडी रोल करके आएगी, रोटेशनल मोशन में होगी और वो रोल करके आएगी, तब वो दो तरह की का मोशन होगा उसके अंदर, वो आगे की तरफ भी बढ़ रही है और घूर्णन गति भी कर रही है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कौन कौन सी, नंबर 1 के ट्रांसलेटरी मोशन की, ठीक है, यानी, और दूसरी रोटेशनल मोशन, यानी आगे को बढ़ रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल मोशन में है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों उसके अंदर होनी चाहिए। ये एक जनरल फॉर्मूला निकल गया सिंपल, कि के टोटल इज इक्वल टू के ट्रांसलेटरी मोशन प्लस के रोटेशनल मोशन की। अब के ट्रांसलेटरी मोशन की आपने बहुत बार पढ़ी है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और के रोटेशनल मोशन की वो भी आपने पढ़ लिया, कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो के टोटल आपका ये निकल के आ गया, ये एक जनरल फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला निकला। अब इसको न्यूमेरिकल में या कहीं पर भी कैसे यूज करेंगे, क्योंकि वो तो आपसे कहेगा कि बॉडी ये है, नाम बताएगा उसका। तो अब ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस चैप्टर के अंदर। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो इसी में आती है जो मैं बताने वाला हूं। इसी के कारण ऐसा संभव हो सकता है कि अगर इस बात को ना समझें हम, तो हमारे सारे न्यूमेरिकल हो जाएं, हम सारे न्यूमेरिकल कर लें, लेकिन एक का भी आंसर ना आए, ठीक है, ऐसा संभव है। किस कारण से, वही कारण मैं बताने जा रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल तो हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल आपको लगेगा कि हाँ ऐसे होना है, ऐसे ही हो जाएगा, पर जब आंसर चेक करेंगे तो वो गलत हो सकते हैं। रीजन क्या होगा, रीजन है कि ये जो आई है, ये जो आई है, अभी तक हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक, क्लियर ये बात कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बताया है। लेकिन ये तभी तक एप्लीकेबल है जब तक कि बॉडी की शेप न बताई जाए, ठीक, ध्यान रखें कि बॉडी किस आकार की है, किस शेप की है, जब तक वो ना बताई जाए तब तक आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर रखनी है। अगर बॉडी की शेप बता दी तो हर शेप का फॉर्मूला अलग है। यही मैं कह रहा था कि इसके अंदर फॉर्मूले बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आई का हर शेप का फॉर्मूला अलग है। शेप क्या क्या हो सकती है, थिन रॉड हो सकती है यानी पतली छड़, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकती है, रिंग जिसे वलय कहते हैं हो सकता है, ठीक है,
स्फेयर हो सकता है, गोला, गोले में भी दोनों तरह के हो सकते हैं, ठोस भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है, यानी खोखला हो सकता है, बेलन हो सकता है जिसको सिलेंडर कहते हैं, वो भी दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, तो इतने टाइप के शेप हो सकती हैं जिनका जो रोटेशनल मोशन में हो, जिनका आई आपको पता करना पड़े कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़े। ठीक, तो हर एक जो शेप मैंने बताई, हर शेप का फॉर्मूला अलग है, हर शेप का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे या कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और वहां पर शेप की बात आ जाएगी, तो ध्यान रहे कि सबसे पहले आप चेक करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर कि शेप क्या है। जब भी आपको आई की वैल्यू रखनी हो तो सबसे पहले शेप को देखेंगे। ठीक है, अब शेप देख लिया आपने, शेप देखने के बाद आप फिर वहां से प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि हर शेप का एक ही फॉर्मूला नहीं है, एक शेप का एक से ज़्यादा फॉर्मूले भी हैं। क्योंकि जो शेप है, मान लेते हैं हॉलो स्फेयर है, स्फेयर है मान लेते हैं, जो स्फेयर है वो भी, उसमें भी दो तरह की एक्सिस हो सकती हैं, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष हैं, वो भी दो तरह की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है जो उसके डायमीटर अक्ष, जो व्यास के परिते जाने वाली जो अक्ष है उसके परिते घूम रहा हो। ठीक है, एक टेंजेंशियल एक्सिस के परिते घूम रहा हो, यानी स्पर्श रेखीय जो होती है। तो स्पर्श रेखीय है या व्यास के परिते वाली अक्ष है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है आई का। समझे बात? तो आई का इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें शेप देखनी पड़ेगी कि शेप कौन सी है। शेप देखने के बाद फिर उसका अक्ष चेक करेंगे कि कौन से अक्ष के परिते ये बॉडी घूम रही है, फिर उस फॉर्मूले को उठाएंगे। इसका मतलब यहां पर मान लेते हैं कि एक फॉर्मूला, दो शेप, तीन शेप इस तरह से हैं, तो हो सकता है कि इसके दो फॉर्मूले हों, फिर इसके भी दो फॉर्मूले हो सकता है, इसके तीन फॉर्मूले हों। ठीक है, तो पहले हम शेप चेक करेंगे, उसके बाद उसका ये देखेंगे कि किस अक्ष के परिते है और उस अक्ष के परिते वाला फॉर्मूला उठाएंगे और आई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर अब गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं गलत होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इसको करते हैं। मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला अब हमें स्फेयर के लिए बनाना है, मान लेते हैं गोले के लिए, ठोस गोले के लिए मान लेते हैं। ठीक है, और ठोस गोले के लिए भी कौन सा, व्यास के परिते। व्यास के परिते अगर हम लें तो व्यास के परिते आई की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 mr²। तो आप देख रहे हो कि देखो चेंज हो गई ना, आई की वैल्यू तो आपने तो mr² पढ़ी थी, जबकि आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 2/5 mr² हो गई। तो इसका मतलब ये वैल्यू अब आपकी बदल जाएगी। देखो क्या होगी, के टोटल इज इक्वल टू हाफ m, v को भी चेंज कर दो, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो क्या होगा r² ओमेगा², क्योंकि हम एक जैसा फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। ये 2/5 mr² ओमेगा²। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, mr² ओमेगा² mr² ओमेगा²। यहाँ पर 1/2 प्लस 1/5, 1/2 प्लस 1/5 कितना होगा, 10 और 7/10। इसका मतलब यह क्या हुआ, 7/10 mr² ओमेगा² के टोटल। तो स्फेयर के लिए कुल गतिज ऊर्जा या टोटल काइनेटिक एनर्जी 7/10 mr² ओमेगा² निकल के आ गई। ये आ गया इसका फॉर्मूला इसके लिए, ठोस गोले के लिए व्यास के परिते अगर हम ले तो। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि इसी के बेस पर आगे जितने फॉर्मूले हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो भी इसी के आधार पर कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये बात। ठीक, चलिए एक पॉइंट और कर लेते हैं छोटा सा, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए एक पॉइंट और करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या है? कोई भी बॉडी जब रोटेशनल मोशन में होती है, ठीक है, कोई भी बॉडी है जब वो घूर्णन गति में होती है यानी रोटेशनल मोशन में होती है, अगर उस समय हम उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके रेखीय संवेग का आघूर्ण ले लें, उनके रेखीय संवेग का आघूर्ण ले लिया जाए उसका और उसका सम कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कोणीय संवेग। ठीक है, इसको ऐसे समझें आप कि इसको पहले तो हम बता देते हैं, जे से डिनोट करते हैं, जे। तो जे इज इक्वल टू क्या होगा? रेखीय संवेग का आघूर्ण। रेखीय संवेग का आघूर्ण, किसी का भी आघूर्ण लेने का मतलब है कि आर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो P रेखीय संवेग है, इसका आघूर्ण ले लिया तो P इंटू आर क्या होगा? J, ये होगा J। अब पहले की तरह से ले लेते हैं कि P इज इक्वल टू कितना होता है, पहले पार्टिकल के लिए अगर हम ले तो J1 इज इक्वल टू P1 इंटू R1, और P1 की वैल्यू कितनी है? P1 इक्वल टू M इंटू V होती है, तो M1 V1, और V1 की वैल्यू कितनी होती है? R ओमेगा, तो R1 ओमेगा। ओमेगा चूंकि कांस्टेंट रहता है, V वेरी करता है, तो ये हो गई इसकी वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ पे रख दें तो J1 इज इक्वल टू M1 R1 इस R1, और एक R1 ये रहेगा तो स्क्वायर ओमेगा। समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार अन्य के लिए कितना हो जाएगा? M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, एंड सो ऑन। आपको तो लेकिन J निकालना है, तो J निकालने का मतलब वही होगा J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस J4 प्लस J5, सभी के लिए, सभी पार्टिकल के लिए। तो इनको ऐड अप कर देते हैं, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस M3 R3 स्क्वायर ओमेगा। इसमें से ओमेगा आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो जो बचेगा उसको एक तरफ लिख लेते हैं, और इसको आप जानते हो कि सिग्मा MR स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये ओमेगा, और सिग्मा MR स्क्वायर को आप बहुत टाइम हो गया आप तो जानते हुए कि उसको हम I लिख सकते हैं। तो J इज इक्वल टू I ओमेगा, ये हमारा फॉर्मूला बना इसके लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आया J इज इक्वल टू I ओमेगा। बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे आया, J इज इक्वल टू I ओमेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और ये फॉर्मूला निकलवा लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में काफ़ी कुछ हो गया है। नेक्स्ट क्लास के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए, और उसके बाद फिर हम उससे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे ही। आपको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि आप ये फॉर्मूले याद कर सकें, पढ़ सकें अच्छे से। ठीक है, आप बहुत अच्छे से आप क्लासेस देख रहे हो, मैं देख पाता हूँ डेली, जब भी आप क्लास देखते हैं उसके बाद मैं कमेंट्स देखता हूँ, तो आपका जो प्यार मिल रहा है उसी से मुझे पावर मिल रही है, उसी से मेरी जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, और मैं आपको और ताकत लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। और मैं भी चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से करें और बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आएँ, ताकि आपका भी नाम हो और आप भी कहीं ना कहीं, हम भी उसमें जुड़ाव महसूस करें कि हाँ, हमने इनको पढ़ाया और इनके बहुत अच्छे नंबर आए। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सारी चीज़ें आप क्लियर करते चलें, नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।